नमस्कार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति को लेकर इन दिनों तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कुछ महीने पहले जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव था तो विपक्षी एकता की बातें करती थी। वो आज भी विपक्षी एकता की बातें करती हैं और चुनाव जीतने के बाद वो कहती थी कि कांग्रेस भी अगर किसी एंटी बीजेपी फ्रंट की अगुवाई करे, क़यादत करे तो उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो दिल्ली आकर सोनिया गांधी से भी मिली थी, लेकिन अचानक बीते 2 से 3 महीनों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि ममता बनर्जी ने उन राज्यों में भी अपनी चुनावी लड़ाई, उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी उतरी हैं जहां पर कांग्रेस भाजपा से सीधी टक्कर में है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर सीधे हमले भी किए और कल रात को जो बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कांग्रेस के 12 विधायकों को मेघालय में तोड़ लिया, उसके बाद सीधा यह माना जाना चाहिए कि यह कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है। हालांकि राजनीति में आना जाना, टूटना और ये जो विधायक टूटे हैं इसके लिए कांग्रेस की भी इसको एक कमजोरी कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे में जब ममता बनर्जी सियासी विपक्षी एकता की बात करती हैं तो ऐसे वक्त में अगर वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ती हैं तो इससे सवाल पैदा यह होता है कि किस तरह की विपक्षी सियासी एकता बीजेपी एनडीए के खिलाफ किसकी वो बात करती हैं और ऐसे में क्या कोई सियासी विपक्षी एकता देश के अंदर बन पाएगी 2024 के चुनाव के लिए। और जिस तरह के झटके उन्होंने ये कांग्रेस को लगातार दिए हैं वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले खासे अहम है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी फिर से दिल्ली आई हैं। इस बार पूरी उम्मीद थी कि वो पिछली बार की तरह कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी, लेकिन उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। और इसको लेकर जो सवाल उठे वो यही कि ममता बनर्जी जिस तरीके से खुद को, जिस तरीके से टीएमसी के सियासी विस्तार की कोशिश में है और जो हमले उन्होंने उनकी पार्टी की ओर से खुद उन्होंने कांग्रेस पर किए हैं और जिस तरह कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा है, वो क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करने जैसा है? क्योंकि यह बात साफ है कि अभी देश के अंदर जो सियासत है उसमें एक एंटी बीजेपी मजबूत फ्रंट का होना जरूरी है। राज्यों के तमाम वो बड़े सियासी दल जो बीजेपी से लड़ने की हिम्मत रखते हैं उनका एक फ्रंट पर आना, इससे पहले भी देश की सियासत में ऐसे तमाम फ्रंट बनते रहे हैं जिन्होंने उस वक्त की हुकूमतों के खिलाफ एक मोर्चा बनाकर लड़ाई लड़ी है और सत्ता में भी आए हैं। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे एक फ्रंट की जो जरूरत है उसे शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। और जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके नतीजे आए थे और जिस तरह वहां ममता बनर्जी ने बीजेपी को शिकस्त दी थी, उसके बाद यह माना गया था कि ममता बनर्जी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आकर एक फ्रंट का गठन करेंगे और वो फ्रंट 2024 में एनडीए के खिलाफ बीजेपी प्लस यानी एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। और इसकी कुछ बैठकें तमाम नेताओं के बीच में हुई भी और यह संदेश गया कि ऐसा होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ रही है वहां पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की बड़ी नेता सुष्मिता देव को तोड़ लिया। उन्होंने गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री लुइजियाना फ्लैरो उनको तोड़ लिया। उन्होंने कीर्ति आजाद जो बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिल्ली के भी पूर्वांचल समाज में उनकी थोड़ा बहुत पकड़ है, ठीक ठाक पकड़ है, उनको उन्होंने तोड़ लिया। और अब मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायकों को उन्होंने तोड़ा है। तो इससे यह मैसेज सीधा जाएगा कि किस एंटी बीजेपी फ्रंट की बात हो रही है। यह बात साफ है, जिस बात को राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय दल का दर्जा, जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय दल का एक दर्जा पाने की उनकी ख्वाहिश है, इसके लिए वो बंगाल से बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ ज्यादा सीटें झटकना चाहती हैं लोकसभा की, ज्यादा वोट हासिल करना चाहती हैं और एक नेशनल पार्टी का स्टेटस चाहती हैं। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो इसको एक साजिश के तौर पर देखते हैं और जो CWC कांग्रेस की जो सबसे हाईएस्ट
सुप्रीम बॉडी है फैसले लेने वाली, उसकी जब ये बैठक हुई थी तो उससे भी ये चर्चाएं सामने आई थी कि ये ममता बनर्जी जिस तरह कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है वो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश है। और अब जब ममता बनर्जी दिल्ली आई और उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की तो इसका सीधा मैसेज जो सियासी भाषा में है या जो अखबार की भाषा में, पत्रकारिता की भाषा में है, वो ये कि ममता बनर्जी अब सीधी फाइट के मूड में है। वो कोई जो एंटी बीजेपी फ्रंट बने उसकी क़यादत करना चाहती हैं। वो कांग्रेस को पीछे धकेलकर इस फ्रंट को मैं ममता बनर्जी, टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी का चेहरा आगे हो। टीएमसी की मुखिया चूंकि ममता बनर्जी हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले जो कोई फ्रंट बनेगा उस फ्रंट की बड़ी नेता शायद ममता बनर्जी बनना चाहती हैं और शायद उनकी ऐसी सियासी ख्वाहिश है। और इससे पहले शरद पवार का नाम ऐसे गैर यूपीए फ्रंट के लिए उछला था। और इस सब का जो सीधा मैसेज है वो ये कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ती जा रही है। अभी जो हालिया उपचुनाव के नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस एक बार, जैसे हिमाचल में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया या राजस्थान के अंदर उसकी सरकार है वहां भी उसने फिर भी दोनों सीटें निकाल ली, इससे मैसेज गया कि कांग्रेस एक बार, कांग्रेस ने जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन के मसलों को उठाया उससे वो लड़ती दिख रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको जोरदार तगड़े झटके दिए हैं। और ऐसे में जब 2022 का बहुत अहम साल जिसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का विधानसभा चुनाव, बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उत्तराखंड जैसा अहम स्टेट है, ऐसे में आप अगर कांग्रेस को के सामने लड़ोगे या कांग्रेस के लोगों को तोड़ोगे तो निश्चित रूप से ये सियासी सेटबैक कांग्रेस के लिए तो सेटबैक है ही, लेकिन इससे सवाल सीधा यही खड़ा होता है कि ममता बनर्जी अपोजिशन के जो गठबंधन बनेगा उसकी सबसे बड़ी नेता बनना चाहती हैं। ये उनकी सियासी ख्वाहिश है। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के नेता इसे कांग्रेस को पूरी तरह कमजोर करने की एक कोशिश के रूप में, एक नापाक कोशिश के रूप में कहीं ना कहीं देखते हैं। और ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि जो इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं वो बहुत कुछ आने वाले 2023 में जो चुनाव हैं, जिन राज्यों के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां तक की सियासत को प्रभावित करेंगे, मैसेज देंगे। 2022 के अंत में हिमाचल और गुजरात के चुनाव हैं और ममता बनर्जी उन सारे नेताओं को भी कांटेक्ट कर रही हैं जो कभी कांग्रेस से अलग रहे थे लंबे वक्त तक, लेकिन अब वो अलग हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस में जो नाराज है, तो ममता बनर्जी हो सकता है कि सबको ज्वाइन करवा लें, सबको शामिल करवा लें। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की सियासी जमीन इससे कमजोर हो रही है। और इससे साफ ये दिखता है, राजनीति में ख्वाहिश रखना, सियासी ख्वाहिश रखना कोई गलत बात नहीं है। और ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी 2024 में दिल्ली आना चाहती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, वजीर आजम बनना चाहती हैं मुल्क की। और उनकी जो सियासी कोशिश है, या प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, जो उनके लिए काम, उनकी टीम उनके लिए काम कर रही है, वो भी इसमें बहुत सारी लॉबिंग करते उनको सुना जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि जो तमाम नेता, बड़े बड़े नेता ममता के साथ जा रहे हैं उसमें एक बड़ा हाथ कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का भी है, इसके साफ संकेत भी मिले हैं। तो ये जो सियासी सूरत बन रही है, इस सियासी सूरत में साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस निश्चित रूप से इससे कमजोर होगी और ममता बनर्जी किसी एंटी बीजेपी फ्रंट की क़यादत करेंगी। और 2024 में जो ये फ्रंट क्योंकि ये होगा क्योंकि कांग्रेस और ममता साथ नहीं चल सकती, और इनके जो अलायंस हैं, जो पार्टनर हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो भी उनमें भी बिखराव वाले हालात होंगे। जैसे आप महाराष्ट्र में देखिए कि शिवसेना और एनसीपी ये वहां कांग्रेस के साथ है सरकार में, तो यहां ये ममता बनर्जी वाले फ्रंट में नहीं जा सकते। इसी तरह बिहार में आरजेडी, जो अभी तक हाल फिलहाल में इनमें दरारें आई थी रिश्तों में, बहुत सारे ऐसे दल जो कांग्रेस के साथ है वो ममता के साथ जाने से हिचकेंगे। लेकिन ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से भी मिलती हैं, शरद पवार से भी मिलती है, तो ऐसे हालात में कोई एक बड़ा फ्रंट खड़ा हो पाना मुश्किल होगा। और ये जो पूरे सियासी हालात बनेंगे, जो सियासी सूरत बनेगी, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगी। तो देखना होगा कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले क्या ममता बनर्जी कुछ और झटके देती है और कांग्रेस इसको लेकर किस तरह से रिएक्ट करती है। हालांकि कांग्रेस में इसको लेकर खलबली जरूर है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।